AF94 हिंदी। अध्याय 931 प्रमाणन। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? लियोनेल ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। हालांकि वह कुछ अंदाजा लगा सकता था, फिर भी उसने कोई निष्कर्ष नहीं निकाला। कौन जानता था कि यह लड़की क्या देखना चाह रही थी? सच तो यह है कि लियोनेल जानता था कि वह अपने खजानों के साथ थोड़ा ज्यादा लापरवाह था। उसने उन्हें छिपाने के लिए पर्याप्त प्रयास नहीं किए। इसकी एक वजह यह थी कि उसे इस बात का ठीक से अंदाजा नहीं था कि क्या दुर्लभ है और क्या नहीं, लेकिन दूसरी वजह यह थी कि वह थोड़ा लापरवाह था। लियोनेल जितना ज्यादा शक्तिशाली होता गया, उसे उतना ही ज्यादा लगने लगा कि इस चतुर्थांश के लोग असल में काफी कमजोर हैं। उसे लगा कि तीसरे आयाम में रहते हुए भी उसके और उनके बीच ज्यादा फर्क नहीं था, अब पांचवें आयाम में तो बिल्कुल नहीं। यहां तक कि एल्डर इस्सोल्तेह ने, जिन्होंने पांचवें आयाम के दो महत्वपूर्ण पड़ावों का अनुभव किया था, भी उसे कोई दबाव महसूस नहीं करा पा रहे थे। हालांकि डायमेंशनल क्लींस ट्रायल की दुनिया में लियोनेल के अनुभवों ने उसे दिखाया कि दुनिया कमजोर नहीं थी, बल्कि दुनिया में उसका दायरा बहुत छोटा था। इतने दबाव में होने और खुद के पास हर तरह के फायदे होने के बावजूद वह अमेरी से इतनी बुरी तरह हार गया था। अगर बस इतना ही होता तो शायद सब ठीक होता। आखिरकार अमेरी छठे आयाम में था, जबकि उसने पांचवें आयाम के पहले स्तर पर भी कदम नहीं रखा था। हालांकि लियोनेल को लगा कि अगर मुकदमे का दमन न होता तो चौथे आयाम के शिखर पर रहते हुए किरा के खिलाफ उसका कोई मुकाबला नहीं हो पाता। इसके अलावा उसे ये भी नहीं लगता था कि रिचर्ड और उस दूसरे आदमी जैसे लोगों को हराना भी आसान काम होता। अगर उस मुकदमे ने लियोनेल को कुछ सिखाया तो वो ये कि उसे इस दुनिया को कम नहीं आंकना चाहिए। अपने लक्ष्य हासिल करना कोई आसान काम नहीं होगा। कहने का मतलब ये था कि उसे लगा कि अगर उसे सचमुच ऐसा करना है तो उसे कुछ चीजों को लेकर थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना सीखना होगा। इसलिए उसे तुरंत अंदाजा नहीं था कि आन्या क्या देखना चाहती है। ऐसा मत करो, आन्या ने लगभग विनती भरे स्वर में कहा। आप जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि आपने मेरा अंतिम नाम सुना है, क्या आप वास्तव में मेरी उत्पत्ति के बारे में सुनिश्चित हैं? क्या मोरालेस नाम वाले अन्य लोग नहीं हो सकते हैं जो उस जगह से नहीं है जहां से आप सोचते हैं कि मैं हूं? आन्या ने मुंह बनाया। क्या ये बात कि तुमने ये कहा, ये साबित करने के लिए काफी नहीं है कि मैं सही हूं? फिर सिर्फ अज्ञानी लोग ही ऐसी बातें कहते हैं, हो सकता है तुम सच में उनमें से न हो। लियोनेल के होंठ फड़कने लगे। उसके लिए इस लड़की को समझना मुश्किल होता जा रहा था। क्या वो शरारती थी, आत्मचिंतनशील, सहानुभूतिशील, या फिर उसे उसकी खामियां बताने में बहुत मजा आ रहा था? ये देखकर कि लियोनेल उतनी तेजी से प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था जितनी वह चाहती थी, आन्या ने अपना सिर हिलाया और बड़ों की ओर मुड़ गई। मैं लियोनेल की बात मान सकता हूँ। सैद्धांतिक रूप से उसका कौशल शायद मुझसे बेहतर है। मैं क्राफ्टर्स परिवार से नहीं हूँ, लेकिन उसका परिवार ऐसा है जो फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड की मुख्य शाखा को भी नजरअंदाज कर सकता है और उससे प्रभावित नहीं होता। दरअसल मुख्य शाखा सिर्फ इसलिए बनाई गई थी ताकि दूसरे परिवारों के पास उनका मुकाबला करने का कोई तरीका हो। काफी है। ठीक है, चलिए इसके इस्तेमाल वाले हिस्से पर चलते हैं। ये शब्द सुनकर बुजुर्ग लोग स्तब्ध रह गए और लियोनेल की ओर अविश्वास भरी नजरों से देखने लगे। हालांकि अब तक लियोनेल को यकीन हो गया था कि आन्या जिसे देखना चाहती थी वह लिटिल टॉली ही थी। अगर ऐसा न होता तो वह परीक्षा के आवेदन पत्र वाले हिस्से में जाने के लिए इतनी उत्सुक न होती। बड़ों की प्रतिक्रिया की तो उसे कोई खास परवाह नहीं थी। लियोनेल जानता था कि मोरालेस परिवार से उसका ज्यादा रिश्ता नहीं है। उसे बस इतना पता था कि वे उसके प्रति काफी दुश्मनी रखते थे। बेशक यह उसे उनके उत्तराधिकार युद्धों में भाग लेने से नहीं रोकेगा, और यह उसे इन बुजुर्गों को गलतफहमी में डालने से तो बिल्कुल नहीं रोकेगा। ये खुद को कुछ परेशानियों से बचाने का एक मौका था, तो वह इसका फायदा क्यों न उठाए? यह एल्डर इसोल्तेह को यकीन नहीं था कि इस जानकारी को कैसे स्वीकार किया जाए। एक तरफ वह इस पर यकीन नहीं करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ वह उस युवती की बात का खंडन भी नहीं कर सकती थी। अगर वह आगे बढ़कर कहती भी कि उसे उनकी शाखा के आधे संसाधन चाहिए, तो भी इस सुल्ताने को मान लेना ही पड़ता। इंगनारिल कुछ दूरी पर खड़ा था, उसका चेहरा भी मानो जम गया था, लेकिन वह भी कुछ नहीं कर सकता था। तो फिर इसोल्तेने ने गला साफ किया। उद्धरण चिन्ह ... हम परीक्षा के आत्मा नियंत्रण वाले हिस्से से शुरू करेंगे। इसोल्तेने की ताली बजाने के बाद एक जोरदार दबाव महसूस हुआ। हालांकि लियोनेल को लगा कि उसका शरीर बिल्कुल ठीक है। अगर कोई बदलाव आया भी था तो वह था उसकी आत्मिक शक्ति में थोड़ी सुस्ती। तभी उसे समझ आया,
ये दबाव आपके लिए अपनी आत्मिक शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करना और भी मुश्किल बना देता है। एक शिल्पकार के लिए इस तरह का नियंत्रण अमूल्य था। लियोनेल और आन्या के सामने दो छल्ले दिखाई दिए जो उनसे 10 मीटर की दूरी पर फैले हुए थे। उनके सामने बस दो छल्ले थे, एक हाथ की पहुंच में और दूसरा ठीक 10 मीटर की दूरी पर। हालांकि किसी तरह ये 10 मीटर की दूरी अनंत जैसी लग रही थी। इन छल्लों के बीच की दूरी तय करने के लिए अपने परिचितों को नियंत्रण में रखें। गुजरने के लिए कम से कम 1 मीटर की यात्रा दूरी आवश्यक है। कृपया शुरू करें। 1 मिनट रुको, लियोनेल ने अचानक पुकारा। मुझे एक सवाल पूछना है। इसोल्तेह ने, जो अभी भी लियोनेल का चेहरा नहीं देख पा रही थी, के पास अभी भी उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। कम से कम उसे तब तक ऐसा करना ही था जब तक वे आन्या की बातों की पुष्टि नहीं कर लेते। जाहिर था कि आन्या अभी अभी लियोनेल से मिली थी, तो वे उसकी बातों पर कैसे यकीन कर सकते थे, खासकर जब वे शुरू से ही इन बातों पर यकीन नहीं करना चाहते थे। हाँ, क्या इस परीक्षा के दौरान केवल टियर एक ब्रॉन्ज क्राफ्टर बनना ही संभव है? उच्चतर प्रमाणन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इसोल्तेह के चेहरे पर उदासी छा गई। हम टियर 3 ब्रॉन्ज ग्रेड तक प्रमाणित कर सकते हैं। हालांकि इस परीक्षण के लिए कम से कम 3 मीटर की दूरी पार करनी होगी। उसे सचमुच ऐसा महसूस हुआ कि उसका समय बर्बाद हो रहा है। लियोनेल ने सिर हिलाया। क्या टियर 1 और टियर 3 में इतना फर्क है? अगर उसे यहाँ के संसाधनों की जरूरत न होती तो वह इसकी परवाह भी नहीं करता। ठीक है, लियोनेल ने सिर हिलाया। उसने अपनी हथेली को पलटा तो चांदी की एक चिकनी गेंद दिखाई दी जो उसके हाथ के ऊपर ऊपर नीचे उछल रही थी। आन्या की आंखें चमक उठीं। हालांकि जब बड़ों ने ये देखा तो उनकी निगाहें मासूम जिज्ञासा से कहीं अलग किसी चीज से चमक उठीं। धातु आत्मा, इसोल्तेह ने, दूसरे बुजुर्गों और यहाँ तक कि दूर खड़े इंगनारिल की धड़कनें भी अचानक रुक गईं। लेकिन फिर भी इंगनारिल के लिए ये खास तौर पर सच था। इंगनारिल ने मान लिया था कि लियोनेल कोई बहुत शक्तिशाली क्राफ्टर नहीं हो सकता क्योंकि स्कैनर्स ने एक छद्म आत्मा तक नहीं पकड़ी थी। उस पूरी आत्मा की तो बात ही छोड़ दीजिए जिसे वह अभी देख रहा था। इसलिए उसके लिए इस धातु आत्मा के प्रकट होने का मतलब बाकी आत्माओं से बिल्कुल अलग था और उसका दिल बेकाबू होकर कांपने लगा। उसके पास एक अंतरिक्ष खजाना है जो जीवन को संग्रहित कर सकता है। इंगनारिल ने खुद को शांत करने की कोशिश की। एक तो लियोनेल की पृष्ठभूमि का मामला था। अगर उसके पास ऐसा कोई खजाना था तो इससे यह और पुख्ता हो गया कि आन्या की बातें सिर्फ बकवास नहीं थीं, जो एक शरारती बच्ची किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए कह रही थी जिसे वे अपना दोस्त समझते थे। इसके अलावा ये भी संभव था कि यह लियोनेल की क्षमता हो। उनके स्कैनर्स ने जिस एक चीज का परीक्षण नहीं किया वह था क्षमता सूचकांक। अगर वे ऐसा करते तो हंगामा मच जाता, इसलिए उनके पास ऐसी रियायत देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जानवरों को वश में करने की क्षमता सूचकांक के कुछ रूप इस तरह भी विकसित हुए कि उनके उपयोगकर्ताओं के पास अपने जीवों को बनाए रखने और उनका पालन पोषण करने के लिए आंतरिक दुनियाएं हो सकती थीं। इसलिए वह जानता था कि उसे जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। हालांकि जब वह लालच पनप गया तो उसे दबाना मुश्किल हो गया, खासकर तब जब उसके सामने मौजूद धातु आत्मा उस क्षमता के अधिकांश स्थानिक खजानों से भी अधिक मूल्यवान थी। लियोनेल ने अपने आसपास के लोगों को नजरअंदाज कर दिया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान खिली हुई थी। अरे छोटे दोस्त, तुम्हारा स्पा दिन कैसा रहा? ब्लूप ब्लूप। लियोनेल हंसा। आमतौर पर वह लिटिल टॉली को अपनी कलाई पर रखता था, लेकिन खंडित घन के विकसित होने के बाद उसमें आत्माओं को पोषित करने की क्षमता भी आ गई। इसलिए वह लिटिल टॉली को वहीं छोड़ रहा था। सच कहूं तो इतने लंबे समय तक लिटिल टॉली की उपेक्षा करने के बाद लियोनेल को थोड़ा बुरा लग रहा था, इसलिए वह उस नन्हे से बच्चे के साथ बातचीत करने में काफी समय बिता रहा था, खासकर डायमेंशनल क्लींस ट्रायल के दौरान जहां उसके पास वैसे भी ज्यादा कुछ करने को नहीं था। इसलिए अब दोनों पहले से कहीं ज्यादा करीब थे जब लियोनेल ने उसे 2 साल के लिए छोड़ दिया था। बेशक ये लियोनेल की गलती नहीं थी कि ऐसा हुआ, लेकिन छोटा टॉली अभी भी अपनी शैशवावस्था में था। आप किसी बच्चे को यह नहीं बता सकते कि उसके माता पिता का उसे छोड़कर चले जाना क्यों तर्कसंगत था, है ना? इसका परिणाम ये हुआ कि लियोनेल अब लिटिल टॉलिवर के प्रति विशेष रूप से स्नेह रखने लगा। कितना प्यारा, आन्या चिल्लाई जब उसने लिटिल टॉली को विभिन्न आकारों और आकारों में बदलते देखा। लियोनेल मुस्कुराया लेकिन कुछ खास नहीं बोला। ठीक है लिटिल टॉली, चलो चलें। ब्लूप।
नन्हा टॉली लियोनेल की हथेली के ऊपर से तेजी से आती गोली की तरह तैरता हुआ बाहर निकला। एक पल में वह लियोनेल के सामने था और अगले ही पल वह नन्हा सा बच्चा 3 मीटर के निशान के ठीक आगे बच्चों जैसी चमक बिखेरते हुए मंडरा रहा था। कभी कभी लिटिल टॉली एक तारे का आकार ले लेता, कभी कभी बेसबॉल के बल्ले जैसा कुछ और कभी कभी वह जीवों का रूप भी ले लेता। छोटे लड़के का पसंदीदा प्राणी निश्चित रूप से लिटिल ब्लैक स्टार था, इसलिए वह अक्सर एक प्यारा सा सिल्वर मिंक बन जाता था और अपनी मूंछों को हिलाता रहता था, मानो अपने दुश्मन की अनुपस्थिति में उसका मजाक उड़ा रहा हो। लियोनेल ने लिटिल टॉली की आज़ादी या साहसिक स्वभाव पर जरा भी रोक नहीं लगाई। कोई सोच सकता था कि इससे उसके नियंत्रण में बाधा आएगी, लेकिन जब लिटिल टॉली अपने मन में आने वाली हर छवि के बीच घूम रहा था, तब भी वह नन्हा टॉली ठीक 3 मीटर की दूरी पर बिना लियोनेल या खुद पर कोई दबाव डाले मंडरा रहा था। अपनी उंगली के एक सहज इशारे से लिटिल टॉली वापस आ गया, हवा में ऊपर नीचे उछलते हुए मानो प्रशंसा मांग रहा हो। बड़े बुजुर्ग और आन्या हैरानी से देख रहे थे कि लियोनेल अपने हाथों की परवाह किए बिना उस छोटे से सिल्वर मिंक को सहला रहा था। आन्या चीख कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन वह भी थोड़ा हैरान थी कि लियोनेल इतनी आसानी से परीक्षा पास कर गया। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि लियोनेल झूठ नहीं बोल रहा था। अगर टियर 3 की सीमा न होती तो वह कितनी दूर तक जा सकता था। जैसे जैसे एक के बाद एक परीक्षण तेज होते गए, यहाँ तक कि एल्डर इसोल्ते जैसे लोगों को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि उन्होंने एक राक्षस को उकसाया था। तारांकन तारांकन 3 स्तंभों वाली आकाशगंगा में लेक्सिनिक्स ग्रह एक अजीबोगरीब स्थिति में पहुंच गया था, मानो उन पर कोहरा छाने लगा हो। दशकों पहले की घटनाओं के बारे में अजीबोगरीब अफवाहें फैलने लगीं। अब भी मामला अभी भी काफी धीमा और सूक्ष्म था, कोई भी लेक्सिनिक्स परिवार को बहुत बेशर्मी से नाराज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। लेकिन हर बार जब ऐसा लगता था कि उन अफवाहों का दमन हो जाएगा, तो कहीं और आग फिर से भड़क उठती थी। हालांकि लेक्सिनिक्स परिवार अभी भी पूर्ण निश्चितता के साथ इसकी पुष्टि करने में असमर्थ था, लेकिन वे इतने समझदार थे कि उन्होंने अनुमान लगाना शुरू कर दिया था कि कोई निश्चित रूप से उन्हें निशाना बना रहा है। अफवाहें अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि परिवार, संगठन या गिल्ड जितना बड़ा होता, उन्हें इन चीजों की उतनी ही ज्यादा चिंता होती। इसकी वजह समझने के लिए बस कैमलॉट के उदाहरण पर गौर करना होगा। जब बात आयामी पद्य की आती है, तो एक झूठी कहानी भी, जब उसे पर्याप्त रूप से फैलाया जाता है, जीवंत हो सकती है। उस कहानी की तो बात ही छोड़ दीजिए, जिसे कई लोग विश्वसनीय या संभावित मानते थे। लेक्सिनिक्स परिवार, जो अपने वंश के कारण पवित्रता पर इतना जोर देता था, के लिए ऐसी अशुद्धता की कहानी का फैलना उनके वंश की शक्ति को भी धीरे धीरे कमजोर कर सकता था। ऐसी बात जितनी गंभीर लगती थी, उससे कहीं ज्यादा गंभीर थी, यहाँ तक कि लेक्सिनिक्स परिवार ऐसे किसी भी व्यक्ति से आसानी से समझौता नहीं कर सकता था जो ऐसी बात फैलाने की हिम्मत करता। लेकिन अगर सभी को लगे कि यह सच है तो वे क्या करेंगे? अल्पविराम। उस समय प्लेनेट लेक्सिनिक्स के शानदार भोजन का आनंद ले रहे कुछ युवक वहां मौजूद थे। कहा जाता था कि इस दुनिया की अनोखी हवा औरतों को बड़ा होकर और भी खूबसूरत बनने का मौका देती है, इसलिए वे अपनी खूबसूरत वेट्रेस और होस्टेस के लिए काफी मशहूर थे। अकेले यही कारण था कि अनगिनत युवा पुरुष, यहाँ तक कि अन्य महान छठे आयामी परिवारों से भी, इस स्थान की ओर आकर्षित हुए, विशेष रूप से एक कठिन मिशन पूरा करने के बाद। इन युवकों के समूह में ओसान नाम का एक युवक विशेष रूप से था। रिचर्ड की पहली योजना का लक्ष्य, वह अपनी बियर बड़े चाव से पीता रहा और पास से गुजर रही एक वेट्रेस के मस्त नितंबों को घूरता रहा, फिर अपने दोस्तों की ओर झुक गया। क्या आप सबने ये अफवाहें सुनी हैं? उसने लाल गालों के साथ फुसफुसाया। अल्पविराम। ठीक उसी समय चमड़े का कवच पहने और काला मुखौटा पहने एक व्यक्ति उसी रेस्तरां में सहजता से दाखिल हुआ। लेखक का नोट, आज केवल 2 अध्याय होंगे, सिरदर्द ने मुझे परेशान कर रखा है। दुर्भाग्य से कल भी कोई अध्याय नहीं होगा। मैं अगले दिन 4 अध्यायों के साथ वापस आऊंगा। अब समय आ गया है कि हम इस खंड के मुख्य भाग पर आएं। ओसान के आसपास के नौजवानों ने जैसे ही उसकी बातें सुनी, उनके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। जब भी इस बेवकूफ को शराब की कुछ घूंटें चढ़ती, तो वह बाकी सब कुछ भूल जाता। वे सचमुच लेक्सिनिक्स के इलाके में थे और उनके एक मशहूर रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। इस तरह का कांड उठाने का ये सबसे बुरा समय था। अपने परिवारों के युवा कुलीनों के रूप में उन्हें शिष्टाचार, व्यक्तिगत पहचान और सुरक्षा का प्रशिक्षण तब से दिया गया था जब वे खुद अपने कपड़े पहनने लायक हो गए थे। इन पाठों में से एक था सार्वजनिक स्थानों पर जाते समय सावधानी बरतना, खासकर जब आसपास बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही हों।
कौन जानता था कि कितने युवा मालिकों की जिंदगी एक सुंदर वेट्रेस की बातों में आकर बर्बाद हो गई थी। सच तो ये था कि उन्हें शुरू से ही वहां रहने के लिए नहीं बनाया गया था। जैसे ही ऐसी अफवाहें फैलने लगी, ओसान के बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को लक्सनिक्स ग्रह पर आने से सख्ती से मना कर दिया। हालांकि यही वह प्रतिबंध था जिसने ओसान को वहां आने के लिए और भी ज्यादा प्रेरित किया। वर्तमान ओसान के पीछे दो युवक थे, जिनमें से एक प्रथम शहर का था लेकिन उत्तराधिकारी का उम्मीदवार नहीं था। दूसरा भी प्रथम शहर का था लेकिन एक जागीरदार का बेटा था। उनके नाम क्रमशः मॉल और विलेत थे। जैसे ही ये शब्द निकले, मॉल और विलेत दोनों की गर्दनें एक खास दिशा में मुड़ गईं। लेकिन जो कुछ उन्होंने देखा उससे उन्हें राहत की सांस मिली। जिस वेट्रेस के नितंबों को ओसन अभी घूर रहा था वह बहुत दूर लग रही थी और उसने भी उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इससे उनके दिल को सुकून मिला। मॉल ने हाथ हिलाया जिससे उनकी मेज के चारों ओर बल का एक पतला सा घेरा बन गया जो आंखों से लगभग पूरी तरह अदृश्य था। यह उसकी क्षमता का एक हिस्सा था, लेकिन यह इसी तरह की अन्य ऊर्जा ढाल क्षमताओं की तुलना में थोड़ा अलग था। ओसान, कृपया अपने शब्दों पर ध्यान दें। ओसन ने नाक भान सिकोड़ी, मैं सवाल नहीं पूछ सकता। उसने बियर का एक और घूंट लिया, उसके गाल गुलाबी हो गए थे। कोई सोच सकता था कि उसके हटे कट्टे शरीर को देखते हुए उसकी शराब सहनशीलता कहीं ज्यादा होगी। लेकिन एक नजर डालने पर पता चलता कि ओसन हट्टा कट्टा नहीं बल्कि बस गोल मटोल था। वह बस इस मामले में भाग्यशाली था कि उसकी वंशावली के कारण उसका शरीर काफी बड़ा था। लेकिन अगर आप चाहें तो उसे मांसपेशियां बढ़ाने के बजाय कुछ पॉइंट बियर के लिए चीर-फाड़ भी कर सकते थे। मॉल और विलाइट ने राहत की सांस ली, ये सोचकर कि ओसान अब इस विषय को यहीं खत्म कर देगा। लेकिन जब वह अपना सिर पीछे झुकाकर वापस बैठा तो ओसान की निगाहें पहले से कहीं ज्यादा उग्र लग रही थीं। तुम दोनों को याद नहीं? शायद नहीं, असल में मुझे भी ठीक से याद नहीं। मैंने बस अपने भाई को उसके बारे में कुछ बार बात करते सुना है। मैंने ग्रेडियर को कभी किसी चीज में दिलचस्पी लेते नहीं देखा। तुम लोग मेरे बड़े भाई को जानते हो, वह पत्थर के चेहरे वाला एक मूर्ति है। अगर मैंने उसे स्नानागार में कुछ बार नहीं देखा होता तो मुझे लगता कि वह वहां भी पत्थर का ही होगा। लेकिन जब बात उस औरत की आती थी तो उसकी आंखें हमेशा दो रत्नों की तरह चमक उठती थीं। आप कह सकते हैं कि वो एकदम सिंपटी है, एक महाकाव्य जैसा सिंपटी, सभी सिंपटीज का अंत करने वाला सिंपटी। वो असल में एक ऐसी औरत के लिए तड़प रहा है जिसने जाहिर तौर पर एक देहाती आदमी को अपने गर्भ में बच्चा डालने दिया। हाँ, मैं हंसी नहीं रोक पा रहा हूँ। मॉल और विलेथ ने एक दूसरे की ओर पीले भावों से देखा। पूरा उपन्यास ग्रेडियर के बारे में ऐसा कुछ कहने की हिम्मत सिर्फ ओसान ही कर सकता था। लेकिन खुशकिस्मती से उन्होंने बैरियर लगा रखा था और ओसान के शब्द अभी भी इतने अस्पष्ट थे कि अगर ऐसा न भी होता तो भी लोग दोनों घटनाओं को एक साथ नहीं जोड़ पाते। जब भी ओसान की ऐसी हालत होती तो वे उसे रोकने की हिम्मत नहीं करते थे, न खुद ओसान के डर से बल्कि उसके बड़े भाई के डर से। हालांकि साथ ही वे इसमें शामिल होने की भी हिम्मत नहीं करते थे। क्या मजाक है, वे अभी भी अपनी जान चाहते थे और ग्रेडियर के पास हमेशा ऐसी बातें पता लगाने का कोई न कोई तरीका जरूर होता था जो दूसरे नहीं चाहते थे कि वह पता लगाए। इसलिए वे चुप रहे। हाँ, मेरा वह बड़ा भाई हमेशा से ही इतना परफेक्ट रहा है और फिर भी उसने ऐसी गलती कर दी। मैं सचमुच हंसना बंद नहीं कर सकता। ये बहुत मजेदार है। ओसान को हिचकी आई, उसकी अजीब सांसें कहीं हौंफने, उचकने और डकार के बीच फंस गईं। यह मानो मुंह से निकली बात पर भरोसा न करने के बराबर था। केवल ओसान ही इतना बड़ा काम कर सकता था, सचमुच काबिले तारीफ। आखिर में थूक का एक बुलबुला निकला और ओसन अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। वह जमीन पर पहुंचा भी नहीं था कि अचानक इतनी जोर से खर्राटे लेने लगा कि मॉल और विलेथ को अपने कान ढकने की जरूरत महसूस होने लगी। मॉल ने सिर हिलाया। फिर से हाथ हिलाते हुए उसने बाधा हटाई और एक वेट्रेस को बुलाया। फिर उसने एक कनेक्टेड सर्विस का इस्तेमाल करके पास के एक सराय में कमरा बुक किया जिसमें इस रेस्टोरेंट के मालिक की हिस्सेदारी थी। वह पहले भी नशे में धुत, पेट फूला हुआ और डकारे लेता ओसान के साथ शटल में यात्रा कर चुका था। उसने दोबारा ऐसा करने से इनकार कर दिया। ऐसी एक घटना जीवन भर के लिए काफी सदमा थी। इसके अलावा अभी भी कुछ काम निपटाना बाकी था। तारांकन। कुछ घंटों बाद सूरज डूब गया और लक्सनिक्स ग्रह अंधकार में डूब गया। तीनों ग्रह एक दूसरे के चारों ओर घूमते रहते थे, इसलिए कम से कम एक ग्रह हमेशा उजला रहता था और उनके बीच आवाजाही भी बहुत तेज और आसान थी।
इसलिए ज्यादातर प्रतिष्ठानों के बंद होने का कोई समय ही नहीं था। हालांकि इसका मतलब यह नहीं था कि कर्मचारियों की शिफ्ट नहीं होती थी। ठीक उसी समय एक युवती, जिसके उभरे हुए नितंब और उसकी छोटी चुस्त स्कर्ट ने उसे और भी उभार दिया था, ने अपने सहकर्मियों और बॉस को हाथ हिलाकर अलविदा कहा। वह रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई। दिन भर छिपी रहने के बाद उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसके कदम सामान्य से लगभग 10% तेज थे और उसकी सांसें भी सामान्य से थोड़ी धीमी चल रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर एक ऐसा उत्साह था जिसे रोकना मुश्किल था। और फिर भी, जैसे ही उसने एक गली से होकर एक छोटा रास्ता चुना, सब कुछ शांत हो गया। खतरे का एक भयावह एहसास उसे जकड़ लिया क्योंकि दो आकृतियां उसके आगे पीछे का रास्ता रोक रही थीं। वेट्रेस मानो जम गई, उसका छोटा शरीर कांप रहा था। उसे अचानक लगा जैसे बहुत ठंड है, जबकि प्लेनेट लेक्सनिक्स में साल भर बसंत जैसा तापमान रहता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि जिन दो लोगों ने उसका रास्ता रोका था, वे मॉल और विलेत थे। इसी तरह इसमें भी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह युवती वही वेट्रेस थी जिसके उभरे हुए नितंब थे और जिसे ओसन घूर रहा था। मॉल और विलेत ओसान की गंदगी साफ करने में इतने अनुभवी थे कि उन्होंने ऐसा जोखिम नहीं उठाया। साथ ही ये वेट्रेसें अपने काम के बारे में अच्छी तरह जानती थीं। इतने बड़े रेस्टोरेंट के लिए चुनी गई कोई भी वेट्रेस बेहद खूबसूरत, बेहद कुशल और सबसे जरूरी, बेहद बुद्धिमान नहीं होगी। वेट्रेस का पद एक ऐसा पद हो सकता है जिसे कई लोग रूढ़िवादी नजरिए से देखते हों। लेकिन रेस्टोरेंट जितना ऊंचा होता है, जरूरतें उतनी ही कड़ी होती हैं। एक खास स्तर पर वेट्रेस का पद न केवल बेहद आकर्षक माना जाता था, बल्कि बेहद सम्मानजनक भी माना जाता था। ऐसी बातें जानते हुए भी मॉल और विलेथ ने एक साथ मिलकर पीछे हटने के सारे रास्ते बंद कर दिए और कोई भी जोखिम नहीं उठाया। यहां तक कि जब वह युवती डर के मारे कांपने लगी, तब भी उन्होंने अपनी सतर्कता जरा भी कम नहीं की। यह संभव था कि वह सचमुच बहुत कमजोर थी, लेकिन यह भी उतना ही संभव था कि वह उन दोनों से कहीं ज्यादा प्रतिभाशाली थी। उसी क्षण, बिना किसी बातचीत का इंतजार किए, दोनों आगे बढ़ गए। उनकी निगाहों में जानलेवा इरादे साफ दिखाई दे रहे थे। मॉल ने पहले ही सारी आवाजें रोकने के लिए एक दीवार खड़ी कर दी थी। ये दीवार रेस्टोरेंट में बिछाई गई दीवार से भी ज्यादा मोटी थी। मॉल की हथेली में एक असीम ऊर्जा छा गई जब उसने उसकी छाती की ओर वार किया। विलेत की आंखों की पुतलियों में बिजली सी दौड़ गई जब उसने भी वार किया, लेकिन उसकी पीठ की ओर। ठीक उसी समय वह कमजोर सी दिखने वाली युवती अचानक जिंदा हो गई। उसने एक ही झटके में अपने ऊंची एड़ी के जूते उतार दिए और अपनी पेंसिल स्कर्ट की जांघों तक एक लकीर खींच दी, इस प्रक्रिया में अपनी त्वचा या अंडरगारमेंट्स की परवाह किए बिना। अगर वह अपनी जान नहीं बचा सकी, तो उसकी इज्जत का क्या मतलब? उसे ठीक ठीक पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पहले कुछ न सुनने का नाटक करने का उसका तरीका काम नहीं आया। या यूं कहें कि शायद उसका ये तरीका काम कर गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने ढीले सिरे काटने का फैसला किया और कुछ भी संयोग पर नहीं छोड़ा। ऐसा लग रहा था कि इंडस्ट्री में कुछ साल काम करने के बाद आखिरकार उसे जिंदगी और मौत की पहली चुनौती का सामना करना पड़ा। लेकिन सारी उम्मीदें खत्म नहीं हुई थीं। वे शहर के बीचों बीच थे। जब तक उसे उन बाधाओं को तोड़ने का मौका मिलता, गार्ड सतर्क हो जाते और उसके बचने की अच्छी संभावना रहती। अगर यह वियोला परिवार का क्षेत्र होता तो वह असहाय होता, लेकिन सौभाग्य से यह उनका नियंत्रण वाला क्षेत्र नहीं था। युवती का शरीर चीते की तरह फुर्तीला हो गया, उसका शरीर एक चौथाई चक्कर लगाकर दोनों वारों से बच गया। मॉल और विलेथ की हथेलियां आपस में टकराईं और निशाना चूक गया। इस टक्कर से महिला गली की दीवार की ओर उछल गई, जिसका उसने पूरा फायदा उठाया। उसके पैर के नाखून 2 इंच के पंजों में बदल गए, जो उसके काले मुर्जों को फाड़ रहे थे और दीवार को चीरते हुए उसके ऊपर की ओर बढ़ने की गति को स्थिर कर रहे थे। इससे पहले कि मॉल और विलेथ कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, वह पहले ही 10 मीटर से अधिक ऊपर हवा में थी। उसकी बांह पीछे की ओर मुड़ गई थी और उसकी उंगलियों में भी पंजे बढ़ गए थे, जिनमें से प्रत्येक में टिमटिमाती सुनहरी चांदनी के नीचे अपनी धात्विक चमक थी। मॉल और विलेथ के वार से युवा वेट्रेस की पीठ खून से लथपथ हो गई थी। उसकी कसी हुई कमीज जोरदार जोर से फट गई थी और खून की धार बह रही थी। उसे लग रहा था कि उसकी आंखें घूम रही हैं, जैसे उसने उसे जोर से थाम रखा हो। उनके हमलों के झटकों ने ही उसकी ऐसी हालत कर दी थी। फिर भी, बिना पीछे देखे भी, वो समझ सकती थी कि इस तरह मुक्का मारने के बाद भी दोनों घायल नहीं हुए थे। उनके बीच का अंतर साफ और स्पष्ट था, कम से कम बचाव के मामले में तो। यह उसका एक ही मौका था। उसे इस बाधा को तोड़ना था।
युवती की आंखें उत्साह से चमक उठी। उसने सफलता हासिल कर ली थी। उसका पंजा आगे की ओर फटा, एक खतरनाक तेज शक्ति से लिपटा हुआ। उसने मॉल द्वारा बनाए गए ऊर्जा अवरोध को ऐसे चीर डाला जैसे मक्खन में चाकू। युवा वेट्रेस की छाती चौड़ी हो गई जब उसने गहरी सांस ली। बचाओ, कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगी। उसने अवरोध को तोड़ने में इतनी जोर लगा दिया कि सामने खड़ी इमारत ही नजर नहीं आई। मन ही मन उसे लग रहा था कि उस ऊर्जा दीवार को भेदना उसके लिए बहुत आसान था। उसने झूले पर इतनी जोर लगा दिया था कि उसका संतुलन बिगड़ गया और ऊंची दीवारों पर टिके रहने का उसका मौका भी हाथ से निकल गया। युवा वेट्रेस ने उसे जमीन पर गिरते हुए पाया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। उस पल उसे एहसास हुआ कि बैरियर तोड़कर आगे बढ़ने के बाद भी उसे शहर की हलचल सुनाई नहीं दे रही थी। एक से अधिक बाधाएं हैं। उस पल उसे एहसास हुआ कि उसने गलती कर दी है। ऐसा नहीं था कि मॉल और विलेत उसका पीछा नहीं कर सकते थे, बल्कि उन्हें ऐसा करने की जरूरत ही नहीं थी। पूरी संभावना थी कि उन्हें पूरा यकीन था कि अगर उसे पहले ही यह एहसास हो जाता तो भी वह दूसरे बैरियर से टकराकर गिर पड़ती। कौन जानता था कि वह इतनी दूर तक पहुंचने से पहले ही खुद को बर्बाद कर लेगी। निराशा ने युवती के दिल में अपनी जड़ें जमा लीं। उसकी भी अपनी कहानी थी, किसकी नहीं होती। उसने सोचा था कि यही उसके लिए एक कदम आगे बढ़ने का मौका होगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह भी उन बहुत से लोगों की तरह हो जाएगी जो दुनिया की कठोर सच्चाइयों के आगे झुक गए, मौका मिलने से बहुत पहले ही। मॉल और विलेत की निगाहें उस पर टिक गईं जब वह जमीन पर गिर पड़ी, कुछ भी करने में असमर्थ। उन्होंने फिर से अपनी हथेलियां लहराईं, उसे एक ही झटके में मार डालने के लिए तैयार। तभी उन्हें एक ऐसी हत्या की मंशा का आभास हुआ जो उनसे भी ज्यादा तेज थी। इससे पहले कि दोनों व्यक्ति कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, उनके बीच एक छाया प्रकट हुई जिसने उस युवा वेट्रेस को पकड़ लिया, जिसने अपनी नियति को स्वीकार कर लिया था। नकाबपोश छाया ने उन दोनों की ओर उदासीन दृष्टि से देखा। मॉल और विलेत को न जाने क्यों गहरा डर लगा। उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि यह परछाई एक औरत है, जब तक कि उन्होंने अपनी आखिरी सांसें नहीं ले लीं। शायद तभी, जब वे आखिरकार अपनी चिंताओं से मुक्त हो पाए, उन्हें इतनी बेमतलब चीज का एहसास हुआ। ये लड़ाई 100 से भी कम बार चली और कुछ ऐसे बिंदु भी थे जिन पर उन्हें लगा कि वे जीत सकते हैं। लेकिन नकाबपोश छाया में जिस गति से सुधार हुआ, वह उनकी उम्मीदों या उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा था। नहीं, यह कोई सुधार नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो ये साया अपनी पहले से ही बेहद मजबूत युद्ध क्षमताओं को उन दोनों का मुकाबला करने के लिए ढाल रहा हो। ये युद्ध का अब तक का सबसे चौंकाने वाला कारनामा था जो उन्होंने देखा था। मृत्यु के बाद भी वे इसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। 2 शवों के जमीन पर गिरने की आवाज गूंज उठी जब नकाबपोश छाया ने अंततः युवती को नीचे गिरा दिया। शुक्रिया, शुक्रिया। युवती ने गहराई से झुककर प्रणाम किया। हालांकि उसकी पीठ फट गई थी और अभी भी खून बह रहा था, फिर भी उसने ठीक से झुकने की कोशिश की। नकाबपोश साया, जो जाहिर तौर पर कोई और नहीं बल्कि आईना ही थी, ने हल्के से सिर हिलाया। उसके हाथ में एक भाला था जो उसके आम युद्ध कुल्हाड़े से बिल्कुल अलग था। लेकिन ये कहना मुश्किल था कि क्या यह उसकी सफलता में मदद करने के लिए एक और प्रशिक्षण पद्धति थी, या वह बस अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रही थी। अगर मॉल और विलेत को पता चल जाता कि उनकी मौत किसी ऐसे व्यक्ति से हुई है जो उस हथियार का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा जिससे वे सबसे ज्यादा सहज हैं, तो कौन जानता था कि उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। युवती की कृतज्ञता देखकर एना ने गायब होने से पहले हल्के से सिर हिलाया। उसका मिशन पहले ही पूरा हो चुका था। सच तो ये था कि उसे ओसान का तब तक पीछा करना था जब तक वह कोई गलती न कर बैठे और लक्सनिक्स परिवार द्वारा झूठी अफवाहें फैलाने के जुर्म में उसे फंसाया न जा सके। लेकिन अभी तो बस तीसरा दिन था और वह पहले ही बहुत बुरी तरह नाकाम हो चुका था। रिचर्ड जानता था कि ओसन के बड़े भाई के अनुयायी उसके बाद सफाई कर रहे हैं, इसलिए उसने आईना को उनके सफाई के काम में दखल देने के लिए यहां भेजा था। मॉल ने जो एक सुविधाजनक अवरोध खड़ा किया था उससे उसे मदद ही मिली। 4 पत्ती तिपतिया घास 4 RABET 4 पत्ती तिपतिया घास। प्ले कसिनो नाउ फायर। हालांकि लड़ाई उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल थी। दोनों भले ही पहले शहर से थे, लेकिन वे अपने परिवारों की छत्रछाया में थे। जूनियर जनरल बनने के बाद ही आपको अपनी ताकत के आधार पर किसी शहर में नियुक्त किया जाता था। कहने का तात्पर्य ये था कि सैमसन जैसा सिटी 6 का जूनियर जनरल फर्स्ट सिटी के बिना किसी उपाधि वाले युवक से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था।
लेकिन ये स्पष्ट था कि मॉल और विलेट जूनियर जनरल बनने के लिए आवेदन करने से इसलिए बच रहे थे ताकि वे ओसान की रक्षा और सफाई का काम जारी रख सकें। अगर वे अभी आवेदन करते तो आयना का अंदाजा था कि वे या तो छठे शहर के कुलीन वर्ग में होंगे या पांचवें शहर के मुख्य आधार। वे वास्तव में साधारण पात्र नहीं थे, लेकिन इसका मतलब ये भी था कि चूंकि ओसान के बड़े भाई ग्रेडियन ने उनकी असंतुष्टि की परवाह किए बिना उन्हें यहां भेजने का साहस किया था, इसलिए उसके असली अधीनस्थ इससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे वे धीरे धीरे परिपक्व होते जा रहे थे, उत्तराधिकारियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे वे छठे आयाम के करीब पहुंचते, पिछली पीढ़ियों के बुजुर्ग अंतिम निर्णय लेने के उतने ही करीब होते जाते। और अब रिचर्ड ने चुनौती दे दी थी। अल्पविराम। युवती ने आईना को गायब होते देखा। शहर की आवाजें एक बार फिर उसके कानों में गूंजने लगीं। उसने लाशों की तरफ देखा और थोड़ा घबराए, फिर होश में आए। उसका एक हिस्सा घर जाकर भूल जाना चाहता था कि ये सब कभी हुआ था, लेकिन वो इससे कहीं ज्यादा समझदार थी। वो जानती थी कि आईना का उससे बचाने यहाँ आना कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब पहले से ही योजनाबद्ध था। अब अगर वो चाहती भी तो इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह सचमुच घर गई तो उसे यकीन था कि ऐना के फिर से उसके सामने आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। और अगर ऐसा हुआ तो जिन इनामों पर वह अपना एकाधिकार जमा सकती थी, वे शायद किसी और के हाथ लग जाएंगे। दांत पीसते हुए युवती ने अपना संकल्प दोहराया। ये बिल्कुल इसी तरह था कि एक छोटा सा चरित्र सेट उन घटनाओं को सामने लाता है जो 3 ग्रहों को अराजकता में उलझा देंगी। तारांकन। तारांकन। ओसान किसी बड़े बच्चे की तरह खर्राटे ले रहा था। जिस बिस्तर पर वह लौटता था उसमें आधा दर्जन लोग आराम से बैठ सकते थे, फिर भी वह किसी तरह बिना ज्यादा मेहनत के एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंच जाता था। कमरे में बदबू बहुत ही खराब थी, भले ही रहने की जगह कितनी भी आलीशान और आलीशान क्यों न हो। बदकिस्मती से चाहे कितनी भी मोमबत्तियां और अगरबत्तियां जलाई जाएं, शराब, उल्टी और मल के दागों से भरी पाइदों के धुंधलेपन का मुकाबला नहीं कर सकती थी। हालांकि ठीक उसी समय ओसान के सपने अचानक समाप्त हो गए। टकराना। होटल के कमरे के भारी ओक के दरवाजे अपने कब्जों से उखड़ गए, टूटी हुई लकड़ी के टुकड़े हवा में उड़कर जमीन पर गिरने लगे। ओसान, चाहे कितनी भी गहरी नींद में क्यों न सोया हो, अचानक जाग गया। डर, सदमा और उलझन उसके चेहरे पर छा गई। साफ जाहिर था कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वह अभी सपनों की दुनिया में था कि अचानक उसे जोरदार धमाके, चीखें और दहाड़ें सुनाई दी। अगर ये सिर्फ एक लड़ाई होती तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ये सारा शोर उसी पर हो रहा है। क्यों? उसने क्या किया था? आखिर क्या बकवास है? तभी सफेद चमड़े का टाइट कवच पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया। उसकी छाती के बाईं ओर एक 12 नुकीला तारा था जो एक नाजुक रोशनी बिखेर रहा था और उसके दोनों ऊंचे कॉलर पर 2 खूबसूरत कढ़ाईदार पंख थे। उसकी कमर पर एक बेहद पतली तलवार पड़ी थी, इतनी पतली कि कोई यह भी नहीं बता सकता था कि उसे चाकू मारा गया है, जब तक कि बहुत देर न हो चुकी हो। ओसान के चेहरे के भाव बदल गए और उसके मन का कोहरा आखिरकार छट गया जब उसने उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा। ऐसा लगा जैसे उसके सिर पर ठंडे पानी की बाल्टी डाल दी गई हो और वह स्तब्ध होकर जाग गया हो। ये वर्दी केवल लेक्सनिक्स परिवार के सबसे कुलीन रक्षक ही पहन सकते थे। जहां वियोला परिवार के पास जागीरदार थे, वहीं लेक्सनिक्स परिवार के पास पंख वाले तारे वाले योद्धा थे और इस व्यक्ति के 12 में से 8 तारे चमक रहे थे। ओसान को नहीं पता था कि उसने क्या किया है, लेकिन वह जानता था कि अब मामला गंभीर हो चुका है। प्रयास करें, उसे बांधो, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। ओसन के चेहरे के भाव बदल गए। इसका क्या मतलब है? मैं वियोला परिवार की मुख्य वंशावली का वंशज हूं। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अधेड़ उम्र के उस आदमी ने इस एहसास पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। ये साफ था कि उसे ओसान की पहचान के बारे में पूरी जानकारी थी क्योंकि उस युवा वेट्रेस ने इसकी सूचना दी थी। यही वजह थी कि उन्होंने शुरुआत में ही इस तरह की घटना से निपटने के लिए उसके जैसे ही किसी व्यक्ति को भेजा था। लेक्सनिक्स परिवार के फेदर स्टार योद्धा कोई मजाक नहीं थे। वे एक विशिष्ट रक्षक थे जो शायद ही कभी, अगर कभी, दिन का उजाला देख पाते थे। इन्हें 4 स्तरों में विभाजित किया गया था: स्टारलेस 4 पॉइंट, 8 पॉइंट और 12 पॉइंट। बेशक ये रैंकिंग प्रणाली लेक्सनिक्स परिवार के सबसे प्रसिद्ध प्रतीक 12 नुकीले तारे पर आधारित थी। बहुत कम लोग इस प्रतीक के पीछे के रहस्यों को जानते या समझते थे, या यह नहीं जानते थे कि इसका स्ट्रोई स्टार उल्लू से क्या संबंध है,
या ये किसी से संबंधित है भी या नहीं, लेकिन वे ये जरूर जानते थे कि लेक्सिनिक्स परिवार अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए युद्ध तक को तैयार था। 12 बिंदु पंख वाला तारा रक्षक होना सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था और ऐसे तुरुप के पत्ते शायद ही कभी परिवार के दायरे से बाहर निकलते थे। लेकिन ये बात ताराविहीन रक्षकों के लिए भी कही जा सकती है। ये तथ्य कि 8 बिंदु पंख वाला तारा रक्षक वास्तव में यहाँ भेजा गया था, ये दर्शाने के लिए पर्याप्त था कि यह मामला कितना गंभीर था और लेक्सिनिक्स परिवार इन फैलती अफवाहों से कितना क्रोधित था। ओसान खुद को रोक नहीं पाया क्योंकि उसकी कलाएं और टखने जंजीरों से बंधे हुए थे। उसकी युद्ध क्षमता शुरू से ही बहुत ज्यादा नहीं थी, तो भला वह इतने श्रेष्ठ योद्धाओं का मुकाबला कैसे कर सकता था। ओसान को घसीटते हुए ले जाते समय पूरा शहर सन्नाटे में डूब गया। प्रत्यक्षदर्शियों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उसे छिपाना नामुमकिन था और शायद लेक्सिनिक्स परिवार भी इसे छिपाना नहीं चाहता था। हालांकि जिन लोगों को अंदाजा था कि क्या हो रहा है, उन्होंने एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। 21वीं सदी की धरती पर एक कहावत थी कि इंटरनेट पर जो कुछ भी लिखा होता है वह हमेशा मौजूद रहता है। ये बस सबको ये बताने का एक तरीका था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें वापस नहीं लिया जा सकता और सच्चाई को मिटाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन क्या तब भी चीजें इतनी आसान थी जब तकनीक उस जमाने से कहीं आगे थी? क्या होता अगर सरकार का पूर्ण नियंत्रण होता? क्या होता अगर कोई शक्तिशाली सत्ता होती जो आपकी जिंदगी और मौत का फैसला अपनी मर्जी से कर सकती? शायद उन मामलों में सत्य को आकार देना और बदलना असंभव नहीं होगा। दुर्भाग्य से लेक्सिनिक्स परिवार अकेला नहीं था। इस क्षेत्र में उसके स्तर की ताकत वाले 2 और परिवार थे और उनमें से एक पहले से ही उन्हें निशाना बना रहा था। ये तो बस एक तूफान की शुरुआत थी और जिसने ये सब शुरू किया था रिचर्ड, वह विनाश के कहीं निकट भी नहीं था। तारांकन आयामी छंद के उस पार एक बहुत कमजोर आकाशगंगा में सतह पर अर्थात बुजुर्गों का एक समूह घोर सदमे में बैठा था, खुद को इकट्ठा करने में असमर्थ था। ऐसा लगा जैसे लियोनेल को दी गई हर परीक्षा में वह बस टियर 3 मानक तक पहुंचने लायक ही पास हो पाता था। और फिर भी यह इतनी आसानी से होता था कि उन्हें ये साफ दिखाई देता था कि उसका हुनर इससे कहीं बढ़कर है। हालांकि आन्या भी अपने आप में अद्भुत थी। उसने टियर 1 ट्रायल्स को चेहरे पर एक स्थिर और प्यारी मुस्कान के साथ पूरा किया, लेकिन उससे तो यही उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ये लियोनेल अचानक से सामने आया और ऐसा लग रहा था कि उसमें उनमें से कईयों से ज्यादा हुनर है। सच तो ये था कि लियोनेल को असल में सिर्फ उसका पदनाम ही रोक रहा था। अतीत में अपने कमजोर आयाम के कारण उसकी उंगलियों की गति, निपुणता और ताकत उसके बाकी शरीर के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही थी। उस समय वह कांसे के खजाने गढ़ने में सिर्फ अपने धातु शरीर की बदौलत ही कामयाब हो पाया था। दुर्भाग्य से हालांकि इसने उसे ताकत तो दी, लेकिन उससे उसे उतनी निपुणता और लचीलापन नहीं मिला। अब हालांकि वे बेड़ियां टूट चुकी थीं। लियोनेल की हाथ की गति कांस्य ग्रेड के लिए सुपीरियर ग्रेड 1 पदनाम पर थी, जिससे उसे पूर्णता प्राप्त हुई। लियोनेल को यह भी लगा कि अगर वह स्टार फ्यूजन का इस्तेमाल करे तो वह इसे पार करके सिल्वर ग्रेड पदनाम तक भी पहुंच सकता है। अंत में एल्डर इसोल्तेहने को कोई दोष नहीं मिला। किसी तरह उनकी छोटी शाखा को एक और टियर 3 कांस्य शिल्पी मिल गया, जिससे उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं बचे। यहाँ तक कि उनका सबसे अच्छा शिल्पी, एक बूढ़ा आदमी जो उस समय मौजूद नहीं था, केवल टियर 4 का था। उसके ठीक पीछे इसोल्तेहने थी, लेकिन वह केवल टियर 3 की थी, बिल्कुल लियोनेल की तरह। वे सचमुच नहीं जानते थे कि इस बात को कैसे समझें। ये जानना जरूरी था कि गिल्ड में रुतबा वरिष्ठता या पारिवारिक शक्ति पर आधारित नहीं था। ये सब कौशल पर आधारित था। पलक झपकते ही लियोनेल को अचानक उन सभी के बराबर अधिकार मिल गए और उनकी बात भी उतनी ही मानी जाने लगी। वह एक ऐसे व्यक्ति से जिसे गेट पर रोका जा सकता था, एक ऐसे अस्तित्व में आ गया था जो ऐसा करने की हिम्मत करने पर भी गार्ड को मार सकता था। हो गया? लियोनेल ने पूछा। उनके हाव भाव से ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने कुछ खास प्रभावशाली किया है। दरअसल वे काफी शांत और निश्चिंत दिख रहे थे। सच तो यह है कि इन परीक्षाओं से गुजरते हुए वह किसी और बात से ज्यादा इस बारे में सोच रहा था कि आन्या ने उससे क्या कहा था। उसे लग रहा था कि वह बिल्कुल सही थी, चाहे उसके इरादे कुछ भी हों। वह हर परिस्थिति में दुश्मनी के लिए तैयार होकर नहीं जा सकता था, फिर जब उसे वही ऊर्जा मिले तो उसे झटका लगे, और जब बदले में उसे दुश्मनी भी मिले तो कौन जाने कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिल रहा हो जो पहले जितना ही थका हुआ हो। ऐसे में क्या उसे भी उन्हें अपनी धुन बदलने का मौका नहीं देना चाहिए, जैसा वह खुद देता था। उसे इस समय दुश्मनों की नहीं बल्कि दोस्तों और सहयोगियों की जरूरत थी।
वह अच्छी तरह जानता था कि वह ये सब अकेले नहीं कर सकता। यदि अंत में उसके प्रयास विफल हो भी गए तो कम से कम उसे पता चल जाएगा कि उसने प्रयास किया था। तो लियोनेल मुस्कुराया। मिसेस सोल्तिने, मैंने देखा है कि आपके गले में जो पेंडेंट है वह थोड़ा टूटा हुआ है। क्या आप मुझे उसे मुफ्त में देखने देंगी? इसे किसी साथी शिल्पकार को उपहार के रूप में दे देना। लियोनेल गर्मजोशी से मुस्कुराया। इसोल्तिने को अचानक लगा कि उसका बूढ़ा दिल तेजी से धड़कने लगा है। कोई बड़ी बात नहीं। इसोल्तिने अचानक आश्चर्य से बाहर आए और उसने अनजाने में अपना सिर हिलाया। वह लियोनेल से इतनी परेशान थी कि उसे अभी तक इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि यह लड़का काफी सुंदर है। रुको, वह क्या सोच रही थी? वह उसकी दादी की दादी जितनी बूढ़ी हो चुकी थी। वह सुंदर पुरुषों के प्रति दीवानगी के दौर से बहुत पहले ही बाहर आ चुकी थी। हालांकि उसकी उम्रदराज सूरतों पर अभी भी सुंदरता की कुछ हल्की सी लकीरें थीं, जो उसके जैसी जिंदादिल औरत के लिए निश्चित रूप से औसत से ऊपर थीं, फिर भी उसे यह भ्रम नहीं था कि वह अब भी अपने रूप रंग से पुरुषों को आकर्षित कर सकती है, कम से कम उन पुरुषों को तो नहीं जो उसकी उम्र से कम उम्र के हों। लेकिन वे बूढ़े भी जवान हंस के मांस के पीछे भागना पसंद करेंगे। ये बिल्कुल दोधारी तलवार थी। एक शिल्पकार होने के नाते इसोल्तिने की सोचने की गति लियोनेल जितनी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों से कहीं ज्यादा थी। यह आमतौर पर अच्छी बात होती थी, लेकिन उस पल उसे लगा जैसे उसने मुस्कान जैसी सौम्य चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोच लिया हो। यह इतना शर्मनाक था कि उसके गाल थोड़े लाल हो गए। बेशक इस शर्मिंदगी का लियोनेल के प्रति उसके आकर्षण से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि उसके विचारों की शर्मनाक श्रृंखला से ज्यादा था। आखिरकार, जैसा कि उसने खुद से पहले कहा था, वह इस दौर से बहुत पहले ही बाहर आ चुकी थी। हालांकि इससे पहले कि वह संभल पाती, उसने पाया कि लियोनेल उसके सामने था। उसका हाथ उसके गले में लटके पेंडेंट को हल्के से पकड़ने के लिए बढ़ा हुआ था। उस पल उसने खुद को फिर से जड़ पाया। इस बार ऐसा दो कारणों से हुआ। एक बात तो ये कि लियोनेल की खुशबू अनोखी थी। ये कोलोन से छिपी नहीं थी और ताज़ा और प्राकृतिक लग रही थी, फिर भी इसमें एक मादकता थी। बेहतर तुलना के अभाव में इसकी सबसे अच्छी तुलना ताज़ा कागज से की जा सकती थी। जब कोई किसी दफ्तर में जाता, खासकर ऐसे दफ्तर में जहां बड़े प्रिंटर दिन भर पूरी गति से चलते रहते हों, तो नए कागज की उस गंध की पहली कुछ झलकें लगभग नशे जैसी होती थीं। इसोल्तिने को लगा कि लियोनेल की खुशबू भी ऐसी ही थी, लेकिन वह कहीं ज्यादा परतदार, जटिल और सुगंधित थी। लेकिन साथ ही वो कागज की गंध जितनी तेज नहीं थी और न ही उससे छुटकारा पाना उतना आसान था। हालांकि दूसरी बात जिसने इसोल्तिने को चौंकाया, वह ये थी कि लियोनेल ने वास्तव में बिना किसी चेतावनी के उसके इतने करीब आने की हिम्मत की। शायद अगर उसे अब भी लियोनेल से उतनी ही नफरत होती तो वह उसे ऐसा करने के लिए थप्पड़ मार देती। या शायद अगर वह देखने या सूंघने में इतना अच्छा न होता तो भले ही वह उसके बारे में अच्छी राय रखती, फिर भी वह वैसा ही व्यवहार करती। लेकिन ना जाने क्यों वह बस ठिठक गई। उसकी नज़र लियोनेल की उंगलियों पर टिक गई, जो उसके जेड पेंडेंट को अपने बीच घुमा रही थी। लियोनेल के चेहरे या उसकी खुशबू की तुलना में इसोल्तिने को लियोनेल के हाथ सबसे ज्यादा आकर्षक लगे। वह उनसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रही थी। वे पतले और सुव्यवस्थित थे, लेकिन उनमें नसें भी थीं जो उसकी बाह तक पहुंच रही थीं। उनकी सुंदरता उसके द्वारा देखी गई किसी भी चीज से परे थी और जितनी देर वह उन्हें देखती, उतना ही उसे अपनी छाती में एक तीखी गर्मी का एहसास होता। जब तक इसोल्तिने को यह एहसास हुआ कि उसके कार्यों में कुछ गड़बड़ है, तब तक चांदी की एक चमक ने लियोनेल के हाथों को एक पल के लिए ढक लिया, फिर वह पीछे हट गया। लियोनेल ने बुजुर्ग महिला का पेंडेंट वापस नीचे कर दिया तथा एक कदम पीछे हटने से पहले सावधानी बरती कि वह उसकी छाती की त्वचा को न छुए। तुम, इसोल्तिने बोलने ही वाली थी कि उसका पेंडेंट हल्के से चमकने लगा। उस पल उसमें से एक हल्की हरी ऊर्जा निकली जो उसकी त्वचा में समा गई और उसकी नसों में दौड़ने लगी। कुछ ही बार में इसोल्तिने के गाल गुलाबी हो गए, उसकी त्वचा पर झुर्रियां कम हो गईं और उसे लगा जैसे उसकी ऊर्जा का भंडार 3 गुना बढ़ गया हो। कुछ ही मिनटों में उनकी हैरानी भरी निगाहों के सामने उसकी उम्र कम से कम 5 साल पीछे चली गई। हालांकि वह अब भी दादी जैसी लग रही थी, लेकिन अब तो यह सवाल उठ रहा था कि आखिर उसने अपना पहला बच्चा कितनी कम उम्र में पैदा किया था कि वह अब भी इतनी जवान है। इसोल्तिने दंग रह गई। उसने सचमुच इसकी मरम्मत की। लियोनेल को यह नहीं पता था कि इसोल्तिने ने लगभग 10 साल पहले एक नीलामी में यह पेंडेंट जीता था। यह एक बहुत ही कीमती जैद से बना था जिसे रिवाइटलाइजिंग जैद कहा जाता है।
कई अन्य कीमती अयस्कों की तरह रिवाइटलाइजिंग जेड भी कई श्रेणियों में उपलब्ध होता है और यह संयोग से कांस्य श्रेणी का था, जिससे ये पांचवें आयाम के अस्तित्व को अपनी युवावस्था बनाए रखने में बहुत मदद कर सकता है। जैसा कि कोई भी सोच सकता है, ये बेहद महंगा था। इसोल्तेने को इसे पाने के लिए दशकों, यहाँ तक कि सदियों की कड़ी मेहनत करनी पड़ी। और फिर भी वह केवल इस वजह से सफल हो पाए कि यह एक बहुत ही छोटा टुकड़ा था और क्षतिग्रस्त बेचा गया था। अगर इसकी मरम्मत इतनी आसान होती, तो इसोल्तेहने ने इसे बहुत पहले ही खुद कर लिया होता, या नीलामी घर ने इसे नीलाम करने का फैसला करने से बहुत पहले ही ये कदम उठा लिए होते। और फिर भी लियोनेल को इसमें बस एक पल ही लगा। ये कैसी अतिशयोक्ति थी। अब उसके गले में पड़ा जेड रत्न उसकी कीमत से 100 गुना ज्यादा कीमत का हो गया था। गले में लटकती इतनी दौलत देखकर उसका मन कर रहा था कि अपनी जवानी छोड़कर उसे फिर से बेच दूं। क्या ये सचमुच एक उपहार था? इसोल्तेने चाहे कितनी भी पत्थरदिल क्यों न हो, वह पहले जैसी नफरत नहीं जुटा पा रही थी। दरअसल पहले जो होता था उसे नफरत भी नहीं कहा जा सकता था, वह तो झुंझलाहट जैसा था। बस उसकी स्थिति में जब कोई व्यक्ति या कोई चीज उसे परेशान करती थी, तो उसके परिणाम विनाशकारी होते थे। धन्यवाद। उसकी जुबान से निकलते हुए ये शब्द इतने अजीब लग रहे थे कि इसोल्तेने फिर से लाल हो गई। ये लियोनेल सचमुच उसके अस्तित्व का अभिशाप था। लियोनेल बस मुस्कुराया। कोई बड़ी बात नहीं है, मेटल स्पिरिट छोटे छोटे जटिल पुर्जों को गढ़ने में माहिर होती है और चीजों की मरम्मत में भी माहिर होती है। बस एक छोटा सा काम था। प्रश्न। इसोल्तेहने का मूड और रवैया पल भर में बदल गया। सच कहूं तो हैरान होने की बजाय उसके सहकर्मी किसी और चीज से ज्यादा ईर्ष्यालु थे। शिल्पकार होने के नाते वे उसके जेड पेंडेंट की कीमत अच्छी तरह समझते थे। लेकिन जब लियोनेल ने भी उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया, तो उनके सुर बदल गए। इससे पहले कि आन्या और इंगनारिल समझ पाते कि क्या हो रहा है, वे पांचों खुशी खुशी अपनी कला के बारे में बातें कर रही थीं। ये बिल्कुल भूल गईं कि कोई प्रमाणन परीक्षा चल रही है। अगर इंगनारिल ने अपना गला साफ करके माफी नहीं मांगी होती, तो कौन जानता था कि यह सब कब तक चलता रहता। अल्पविराम। इंगनारिल सिर हिलाते हुए गिल्ड हाउस से बाहर चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इस दिन का क्या करे। उसे खुद भी क्राफ्टिंग का कुछ अनुभव था और उसने इससे पहले किसी युवा को इस क्षेत्र में इतना प्रतिभाशाली नहीं देखा था। यहाँ तक कि आन्या, जिसने उस व्यक्ति की सराहना प्राप्त कर ली थी, भी उसकी बराबरी नहीं कर पाए। हालांकि यह साफ था कि आन्या भी खुद को रोक रही थी, लियोनेल ने भी कहीं ज्यादा शालीनता और सहजता से ऐसा किया। उनके बीच का अंतर दिन की तरह साफ था। फिर भी इंगनारिल को लगा कि इस अंतर को उनके परिचितों द्वारा काफी हद तक समझाया जा सकता है। मेटल स्पिरिट क्राफ्टर्स के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। हालांकि इसे फ्लेम स्पिरिट की तरह विभिन्न विषयों में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, लेकिन अपने विशिष्ट क्षेत्र में यह अछूती थी। जहां तक आन्या का प्रश्न है, यद्यपि उसकी पृष्ठभूमि बहुत अच्छी थी, परंतु उसके पास केवल एक साधारण ज्वाला आत्मा थी। इंगनारिल ने अपना सिर हिलाया। फ्लेम स्पिरिट होने में कुछ भी सामान्य नहीं था। लियोनेल ने उसका नजरिया इस हद तक बिगाड़ दिया था कि वह भूल गया कि आन्या की फ्लेम स्पिरिट ही उसने अपने जीवनकाल में पहली बार देखी थी। इसके अलावा अगर आन्या को मेटल स्पिरिट मिल भी जाए, तो भी उसे कोई भी नियंत्रित नहीं कर सकता। जहां तक इंगनारिल को पता था, वे बेहद खतरनाक थे और यही बात और भी चौंकाने वाली थी कि लियोनेल ने फोर्स क्राफ्टिंग ग्लव्स का इस्तेमाल भी नहीं किया था। आखिर वह किस तरह का राक्षस है? इंगनारिल ने अपना लालच दूर करते हुए सिर हिलाया। उसकी कोई मौत की इच्छा नहीं थी। अगर वह लियोनेल को हरा भी देता, तो उसके समर्थकों का क्या होता? यहां आने वाले हर व्यक्ति का पंजीकरण कराना एक दोधारी तलवार थी। वह लियोनेल के यहां आने की जानकारी को यूं ही मिटा नहीं सकता था। और इस वजह से अगर लियोनेल को कुछ हो जाता, तो जल्द ही वह और बाकी बुजुर्ग संदिग्ध बन जाते। तब तक उसका काम तमाम हो चुका होता। और अगर आन्या लियोनेल की उत्पत्ति के बारे में सही थी, तो उसे फंसाने की बात तो दूर, उसका पूरा परिवार और यहां तक कि गिल्ड भी उसकी वजह से खत्म हो सकता था। उसका ऐसी बकवास में फंसने का कोई इरादा नहीं था। इंगनारिल ने कुछ ही मिनटों में तीसरी बार अपना सिर हिलाया। उसी समय उसे अचानक अपने टैबलेट से एक और संदेश मिला। हालांकि इस बार उसकी सतह पर लगे गियर और फोर्स आर्ट्स बदल गए, जिससे एक ऐसे संगठन का प्रतीक बन गया जिसे लियोनेल अच्छी तरह पहचानता था, शील्ड क्रॉस स्टॉर्स। यह कोई बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं थी, कम से कम इंगनारिल के लिए तो नहीं। सच तो यह था कि इस तरह की दुनियाओं की सुरक्षा अक्सर शील्ड क्रॉस स्टॉर्स के भरोसे छोड़ दी जाती थी। आखिरकार वे ब्रह्मांड की पुलिस बल थे।
शक्तियों के अनुरोध पर वे आपकी सीमाओं पर जड़ें जमा सकते थे और आपको एक ऐसी सुरक्षा प्रदान कर सकते थे जो अन्यथा आपको नहीं मिलती। यह अवधारणा कुछ ऐसी थी जैसे कोई धरती पर कोई सुरक्षा सेवा खरीद ले और उसका प्रतीक चिन्ह अपने घर के आंगन में सबके देखने के लिए लगा दे। कभी कभी सुरक्षा का एक निश्चित स्तर होना सुरक्षा या उसके स्तर से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। ये रास्ता ज्यादातर गिल्ड और व्यापारी केंद्रों द्वारा अपनाया जाता था, जबकि संगठन, राज्य, परिवार और साम्राज्य आमतौर पर अपनी सुरक्षा स्वयं संभालते थे। हालांकि इसके अपवाद भी हमेशा मौजूद रहते थे। बेशक इसके लिए शुल्क देना पड़ता था, लेकिन फोर्स क्राफ्टर्स गिल्ड के लिए यह नगण्य था। जहां तक एंगनारिल की बात है, वह शील्ड क्रॉसटॉस के लिए काम करता था और उसे गिल्ड का एक भाड़े का आदमी माना जा सकता था। इस प्रकार, हालांकि वह सीधे गिल्ड को जवाबदेह था, फिर भी कुछ परिस्थितियों में शील्ड क्रॉसटॉस उसके आदेशों को रद्द कर सकते थे। फोर्स क्राफ्टिंग गिल्ड और शील्ड क्रॉसटॉस दोनों ने उसे आन्या की सुरक्षा का जिम्मा सौंपा था। इसलिए इस आरोप की गंभीरता को कम करके नहीं आंका जा सकता था। यही वजह थी कि वह लियोनेल के आगमन को लेकर खासा संवेदनशील था। अब भी वह अपना काम नहीं भूला था। कुछ घंटे पहले ही उन्होंने लियोनेल की विस्तृत पृष्ठभूमि की जांच का आदेश दिया था, लेकिन उन्हें पहले से ही उम्मीद थी कि कुछ खास नहीं मिलेगा। अगर लियोनेल की पहचान के बारे में आन्या सही थी, तो उसके पास उन उच्च स्तरीय परिवारों और संगठनों की जानकारी तक पहुंचने की प्रतिष्ठा नहीं थी। इसलिए उसे पूरी उम्मीद थी कि उसे पहुंच से वंचित कर दिया जाएगा। लेकिन जब उसने अपनी किस्मत को सहजता से स्वीकार करने के लिए नीचे देखा, तो वह स्तब्ध रह गया। क्या अल्पविराम, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? लियोनेल मुस्कुराया और आन्या की तरफ देखा, जो अपने घूंघट के पीछे से उसे उत्सुकता से देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह उसके मन में झांकने की कोशिश कर रही हो। दोनों गिल्ड हाउस के गलियारों से होते हुए खजाने की ओर बढ़े। हालांकि उन्होंने अभी तक कोई पुण्य अर्जित नहीं किया था, फिर भी कृतज्ञता में बुजुर्गों और इसुल्तने ने लियोनेल को सीधे 10 लाख गिल्ड पॉइंट दे दिए थे। लियोनेल को अंदाजा नहीं था कि ये बहुत ज्यादा है या नहीं, फिर भी उसने इन्हें बड़े उत्साह से स्वीकार कर लिया। ऐसा लग रहा था कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, दयालु होने के अपने ही फायदे हैं। आन्या ने पलकें झपकाईं। मेरी माँ ने कहा था कि ऐसे पुरुषों से दूर रहना चाहिए जो बहुत ज्यादा करिश्माई हों। लियोनेल के होंठ फड़क उठे। पहले तो वो बहुत बुरा था, पर अब बहुत अच्छा हो गया है। शायद अब तक उसे औरतों को खुश करने की मुश्किलों की आदत हो जानी चाहिए थी। वो आह भरने से खुद को रोक नहीं पाया, क्योंकि उसका ध्यान फिर से आईना की ओर चला गया। ओह ठीक है। लियोनेल को अचानक एक बात याद आई जो वह आन्या से पहले पूछना चाहता था, लेकिन ऐसा करना उसे ठीक नहीं लगा। तुमने कहा था कि सिर्फ अज्ञानी ही पारिवारिक नामों के बारे में वही कहेंगे जो मैंने कहा। तुम्हारा क्या मतलब था? क्या दूसरों को मोरालेस कहना संभव नहीं है? लियोनेल को लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ है। मोरालेस पृथ्वी पर कोई अनोखा पारिवारिक नाम नहीं था। जैसा तुम करते हो। आन्या ने पलकें झपकाईं और लियोनेल की तरफ देखने लगी कि क्या वो गंभीर है। पहले तो उसने सोचा था कि लियोनेल बस शरारत करने की कोशिश कर रहा है। आखिरकार उसके जैसे किसी व्यक्ति को तो उसकी वजह अच्छी तरह पता होगी। लेकिन उसे ये देखकर हैरानी हुई कि लियोनेल वाकई गंभीर था। क्या वह सचमुच मोरालेस परिवार से नहीं था? नहीं, ये बात समझ में नहीं आई। मेटल स्पिरिट्स उस परिवार के सदस्यों के अलावा शायद ही कभी किसी के अधीन होते थे, और लिटिल टॉली तो कुछ ज्यादा ही आज्ञाकारी लग रहा था। इसके अलावा उसे उसमें पृथ्वी के प्रति एक गहरा लगाव महसूस हो रहा था। आन्या ने अपना सिर हिलाया। अब उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई व्यक्ति जितना ऊंचा स्तर का होगा, उसके लिए ऐसे शक्तिशाली परिवार के साथ नाम साझा करना उतना ही असंभव होगा। पांचवा आयाम पहले से ही इतना ऊंचा है कि आप उस परिवार से जुड़े बिना भी खुद को सहजता से मोरालेस नहीं कह सकते, खासकर जब आप इतने युवा हों। हालांकि यही कारण ठीक है। जिस तरह भविष्य अतीत को प्रभावित कर सकता है, उसी तरह इसका उल्टा भी सच होना चाहिए। वास्तव में, हालांकि यह बात सहज ज्ञान से ही समझी जा सकती है, लेकिन यह आपके विचार से कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहना ज्यादा सही होगा कि अतीत भविष्य को बदल सकता है। लियोनेल की भौहें तन गईं। उसे लगा जैसे वो पहली बार स्कूल में बीजगणित सीख रहा हो। ये कैसी बकवास थी। ये बात साफ भी थी और हैरान करने वाली भी। ये स्पष्ट था कि अतीत भविष्य को प्रभावित करता है, लेकिन उसे बदलने का क्या मतलब था? अतीत के घटित होने के बाद क्या कारण और प्रभाव द्वारा निर्धारित भविष्य पहले से ही गतिमान नहीं हो जाता? उसे बदलने का क्या मतलब था? अगर मुझे इसे यथासंभव सरलता से समझाना हो,
यदि आपकी क्षमता का कोई व्यक्ति सामने आए और मोरालेस परिवार का नाम साझा करे, जबकि वह उनसे संबद्ध न हो, तो इसका मतलब होगा कि मोरालेस परिवार का विनाश ज्यादा दूर नहीं होगा। खैर, यह इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं कहा जा सकता, लेकिन मोरालेस परिवार शायद ऐसा नहीं होने देगा। शायद आपके पीछे आपके अपने अंगरक्षकों का एक झुंड आ जाएगा। लियोनेल का चेहरा अजीब हो गया। भला इन सब बातों को स्पष्टीकरण कैसे माना जा सकता है? दरअसल आन्या ने अपनी घूंघट से ढके होठों पर उंगली थपथपाई। अगर वो खास तौर पर तुम होती, तो इसका मतलब ये होता कि विनाश ज्यादा दूर नहीं है। शायद वे तुम्हारे पीछे 8वें आयाम से एक कदम दूर एक 7वें आयाम का अस्तित्व भी भेज देते। आन्या लगातार बड़बड़ाती रही, मानो लियोनेल को पहले ही समझ आ गया हो कि वह क्या कह रही है, लेकिन उसकी उलझन बढ़ती ही जा रही थी। और खास तौर पर वह ही क्यों? विशेष रूप से मैं ही क्यों? आन्या ने पलकें झपकाईं और अपनी सुनहरी निगाहें लियोनेल की ओर घुमाईं। उसके अंदर कुछ पहले से कहीं ज्यादा गहरा महसूस हुआ। एक अजीब, लगभग प्राचीन शक्ति उसके चारों ओर घूम रही थी। क्योंकि तुम खतरनाक हो। एक पल के लिए तो लगा ही नहीं कि आन्या ही बोल रही है, बल्कि कोई औरत है जो कहीं ज्यादा उम्रदराज और परिपक्व है। लियोनेल जिस शरारती लड़की को जानता था, उसकी तुलना में वह बिल्कुल अलग थी। यहाँ तक कि दोनों की तुलना सिर्फ दिखने में ही हो सकती थी, और किसी चीज में नहीं। लियोनेल को जरा भी समझ नहीं आ रहा था कि इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। आखिर उसमें खतरनाक क्या था? वह अपने कोच के कहे शब्दों और उस पुरानी कहानी के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया जो उसे और लियोनेल को जोड़ती थी। उसे अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि धरती की उन मशीनों ने उसे समाज के लिए खतरा कैसे मान लिया था। हालांकि लियोनेल को विश्वास था कि वह इसके लिए एक स्पष्टीकरण लेकर आया है। उस समय पृथ्वी उसकी क्षमता को ठीक से वर्गीकृत भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वह उसके डीएनए का केवल 5% ही ठीक से पढ़ पाती थी और शेष 95% को लेकर भ्रमित थी। तो क्या ये स्पष्ट नहीं था कि इस स्थिति में भी उसने उसे गलत पढ़ा होगा? इस निष्कर्ष ने लियोनेल को उन बातों को अपने दिमाग से निकाल फेंकने में मदद की थी। वह हमेशा अवचेतन रूप से इसे नजरअंदाज करता रहा था, यहाँ तक कि आयना को हमेशा सब कुछ बताने के बावजूद। जब बात इस मोड़ पर आई, तो उसने कभी ऐसा नहीं किया। और क्या अब तक वह बिल्कुल सामान्य जीवन नहीं जी रहा था? उसमें कोई गलती कैसे हो सकती है? तो फिर आन्या अब ये सब क्यों कह रही थी? आन्या ने नजरें फेर ली और लियोनेल ने सिर हिलाया। उसे इस औरत को समझना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसे बस खुद को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत थी, ताकि वह अपने अगले कदम और भी आत्मविश्वास से उठा सके। अब समय आ गया था कि वह एल्थोर और ओरिक्स के बारे में पता करे। खजाने के घर के पहरेदार दो युवकों को अपनी ओर आते देखकर दंग रह गए, लेकिन जल्द ही उनके पास सच्चाई स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। इतने युवा कांस्य शिल्पियों की जोड़ी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। ये गोदाम फोर्स क्राफ्टर्स और फोर्सपिल क्राफ्टर्स दोनों के बीच साझा था। इसमें सैकड़ों मीटर ऊंची अलमारियां थीं और एक अजीबोगरीब ढंग से व्यवस्थित व्यवस्था थी, जिससे लगता था कि किसी ने अपनी जिंदगी यह सुनिश्चित करने में लगा दी है कि सब कुछ एकदम सही रहे। बिना अधिक सोचे समझे या आन्या से एक शब्द कहे, लियोनेल ने उपचारात्मक जड़ी बूटियों का खंड खोज लिया, इससे पहले कि उसे कुछ विशेष रूप से दिलचस्प बात का एहसास हुआ। उसे इन जड़ी बूटियों पर अपने गिल्ड पॉइंट्स खर्च करने की जरूरत नहीं थी। उसे बस उन पर ड्रीम स्कल्प्ट का इस्तेमाल करना था। इस तरह वह अपने पॉइंट्स को अयस्कों के लिए बचा सकता था, जिनका इस्तेमाल वह भविष्य में कर सकता था। उसे शक था कि इस खजाने में वो अयस्क होंगे जिनकी उसे अपने अगले दिव्य कवच के लिए जरूरत होगी। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो उसके सामने था, उसके साथ वह बहुत कुछ कर सकता था। बस उसे जल्दी करनी थी। आन्या से जुड़ी बातें उसके दिमाग से निकल चुकी थीं। लियोनेल को प्रकाश तत्व गुणों वाली कई उपचारात्मक जड़ी बूटियां ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगा। हालांकि ज्यादातर चौथे आयाम की थीं, फिर भी कुछ 5वें आयाम की भी थीं। हालांकि इनमें से प्रत्येक का मूल्य लाखों अंकों का था, जिसने लियोनेल के लाखों अंकों को सही परिप्रेक्ष्य में रखा। लियोनेल, जो अपनी ही दुनिया में खोने ही वाला था, अचानक चौंक गया। उसने अपना सिर पीछे किया तो देखा कि आन्या फिर से उसके पास आ गई है। रुको, क्या वह वहां आई थी, या वह कभी गई ही नहीं थी? अब जब लियोनेल ने इस बारे में सोचा, तो उसे इस सवाल का जवाब समझ नहीं आया। तुम क्या कर रहे हो? लियोनेल ने पूछा। आन्या ने पलकें झपकाईं। मेरे पास कोई गिल्ड पॉइंट नहीं है। मेरे पास तुम्हारी जैसी कोई शुगर मॉम नहीं है। उसने ऐसे कहा जैसे ये सबसे साफ बात हो। जब उसके पास खर्च करने के लिए खुद के पॉइंट्स नहीं थे, तो वो उसके पीछे क्यों नहीं चलती? लियोनेल अवाक रह गया।
दिन का आखिरी अध्याय। जो अराजकता होने वाली है उसे लिखने की ऊर्जा ही नहीं थी। हा हा हा। टिमटिमाती बेल लिली। ये लड़की सचमुच अपने होठों से बहुत ज्यादा बेपरवाह थी। जब वह बेतुकी बातें नहीं कह रही होती थी तो वह उसे ऐसे चिढ़ा रही होती थी मानो वे एक दूसरे को दशकों से जानते हों। उसे समझना वाकई बहुत मुश्किल था और लियोनेल को भी लग रहा था कि उसका घूंघट उसे और मुश्किल बना रहा था। अंत में लियोनेल बस कंधे उचका सका। उसने सोचा था कि आन्या उसके साथ इसलिए आ रही है क्योंकि इस खजाने की चीजों पर उसका पूरा नियंत्रण है। आखिरकार बड़ों ने उसके साथ जो व्यवहार किया था, शायद उसकी हैसियत की वजह से उसे देखते हुए उसने कुछ धारणाएं बना ली थीं। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह तो बस उससे चिपकी हुई थी, मानो कोई छोटी बच्ची अपने बड़े भाई के पीछे भाग रही हो। लियोनेल को थोड़ा बहुत छोटी नानी की याद आ गई। वह उस प्यारी सी नीले बालों वाली लड़की के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। दिक्कत यह थी कि छोटी नानी भी आन्या से कहीं ज्यादा परिपक्व थी। लियोनेल ने पाया कि वेलिएंट जोन में बिताए अनुभव ने उसे कहीं ज्यादा शांत और संयमित बना दिया था। यहाँ तक कि जब वह अपने भाइयों के साथ होता था तब भी वह उनके साथ उतना मजाक नहीं करता था जितना वह आमतौर पर करता था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या यह उसकी परिपक्वता का एक हिस्सा था या वह बस थका हुआ सा हो रहा था। बेशक वह अपने करिश्मे को नल की तरह चालू और बंद कर सकता था, लेकिन क्या ये सचमुच वैसा ही होता अगर उसे सचेत रूप से ऐसा व्यवहार करना पड़ता? ये कुछ रोबोट जैसा लग रहा था। कितने लोग होंगे जिन्होंने आन्या की सलाह सुनी होगी कि वे बहुत डरावने बन जाएं और तुरंत बदल जाएं। शायद लियोनेल अकेला ही था, लेकिन इसका एक नतीजा ये हुआ कि उसे एहसास हुआ कि वह अपने व्यक्तित्व को बनावटी ढंग से पेश करने में कुछ ज्यादा ही माहिर था। कुछ ऐसी बात थी जिससे उसके लिए ये बताना मुश्किल हो गया कि असली वह कौन है। क्या वह करिश्मा इसलिए था क्योंकि वह बनना चाहता था और वह वैसा ही व्यक्ति था, या क्या वह दुनिया से अपनी मनचाही चीजें पाने के लिए अपनी भावनात्मक बुद्धि का दुरुपयोग कर रहा था? लियोनेल ने फिर सिर हिलाया। उसे लगा जैसे आन्या की मौजूदगी उसे आत्ममंथन पर मजबूर कर रही हो। यह एक असहज एहसास था, लेकिन अगर लियोनेल किसी चीज में अच्छा था तो वह था इस तरह की चीजों को रोकना। एक क्षण में उसकी आंखों में एक चिंतनशील भाव था। अगले ही क्षण वह एक गणनात्मक प्रकाश के साथ गायब हो गया और उसके सामने प्रकाश तत्वीय उपचार जड़ी बूटियों की श्रृंखला को देखता हुआ। आन्या की आंखों की पुतलियां किसी अदृश्य चीज से चमक उठीं, लेकिन वह आज्ञाकारी भाव से एक तरफ खड़ी रही। उसकी मीठी खुशबू एक अजीब से आकर्षण के साथ हवा में तैर रही थी। हालांकि लियोनेल ने इस पर ध्यान नहीं दिया, उसका मन पूरी तरह से एकाग्र था। आन्या जितनी भी खूबसूरत थी, लियोनेल को पूरा यकीन था कि अगर वह अपना घूंघट हटा भी दे तो वह आईना से जरा भी कम नहीं होगी। फिर भी एक ही औरत थी जो उसे काम से विचलित कर सकती थी, और आन्या वह औरत नहीं थी। सभी समान जड़ी बूटियां यहाँ हैं। सुविधाजनक है, मुझे हिलने डुलने की भी जरूरत नहीं है। चौथे आयाम में जड़ी बूटियों के 38 प्रकार हैं। पांचवें आयाम के लिए 3 प्रकार हैं। अगर मैं लोगों के एक बड़े समूह को सामूहिक रूप से ठीक करना चाहता हूं तो एक चतुर्थ आयामी जादूगर कला उपयोगी हो सकती है, लेकिन इस समय मेरी प्राथमिकता सबसे शक्तिशाली उपचार मंत्र बनाना है जो मैं जुटा सकता हूं। मुझे एक ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो न केवल प्रकाश तत्व से मेल खाए बल्कि स्नोफोर्स के साथ भी संगत हो, ताकि वह मेरे स्ट्रोई स्टार उल्लू वंशकारक की उपचार शाखा के साथ अच्छी तरह से तालमेल बिठा सके। अगर ये मेरे द्वारा निर्धारित पैरामीटर है तो चौथे आयाम के केवल 3 ही उपयुक्त हैं और पांचवें आयाम के केवल एक ही उपयुक्त है। लियोनेल ने एक पल के लिए चौथे आयाम की तीनों जड़ी बूटियों को नजरअंदाज कर दिया और अपनी नजरें पांचवें आयाम की उस जड़ी बूटी पर टिका दी जो उसे लगा कि उसके हिम बल पर सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे रही है। हर लिहाज से यह एक बेहद खूबसूरत जड़ी बूटी थी। इसमें 6 पंखुड़ियां थीं और ये लिली की तरह एक नाजुक घंटी के आकार का था। इसका रंग बेहद खूबसूरत सफेद था और इसमें सफेद रंग की नसें थीं जो कभी कभी जीवंत हो उठती थीं, एक पल के लिए इसके शरीर के ऊपर नाचती थीं और फिर आराम करने से पहले एक स्वर्गीय रोशनी बिखेरती थीं। इसमें एक लंबा तना था जो इसे अपने जैसे 3 अन्य साथियों से जोड़े रखता था। हालांकि इस लंबे तने की खास बात यह थी कि यह सफेद रोए से ढका हुआ था जो ऐसे लहरा रहा था मानो इसका अपना कोई जीवन हो। हालांकि ये तो बस हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। बीच से निकली 6 पंखुड़ियों के बीच शुद्ध सोने के आकार के कई पुनके सिर ऊपर की ओर उभरे हुए थे। उनके सिरों पर एक टिमटिमाती हुई सुनहरी घंटी लटकी हुई थी। हर बार जब फूल हिलता तो ये घंटियां एक मधुर ध्वनि निकालती जो कानों को गुदगुदाती और गर्माहट से भर देती। या बल्कि
यही होता यदि ट्विंकलिंग बेल लिली को कांच के केस में बंद न किया गया होता। लियोनेल ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया और तुरंत ही ट्विंकलिंग बेल लिली की स्वप्न मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। इस फूल की कलात्मक कल्पना का मूल घंटियों की आवाज में छिपा हुआ लगता है। इसका नाम भी यही कहता है। लेकिन मुझे लगता है कि इसके तने को ढकने वाला रोए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये खूबसूरत पौधा दरअसल थोड़ा मांसाहारी है। कोई आश्चर्य नहीं कि यह मेरे स्ट्रोई स्टार उल्लू वंश के साथ इतना मेल खाता है। हो सकता है कि यह पौधे से ज्यादा जानवर हो। लियोनेल को फोस हर्ब्स के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। आखिरकार वह फोस पिल क्राफ्टर तो था नहीं। लेकिन डिक्शनरी और अपने ड्रीम स्कल्प्ट के संयोजन से वह जड़ी बूटियों को किसी विशेषज्ञ हर्बोलॉजिस्ट से भी बेहतर ढंग से समझ पाया। कितना आकर्षक! लियोनेल एक ऐसी फोर्स हर्ब की तलाश में आया था जो ग्रैंड हील की जगह ले सके। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरह का कॉम्बिनेशन हील अटैक मैजार्ट मिलेगा। अगर वह इसे लाइट अर्थ एलिमेंटल मैजार्ट में बदल दे तो नतीजे और भी चौंकाने वाले हो सकते हैं। हालांकि अभी के लिए ट्विंकलिंग लिली बेल का आशीर्वाद। उसी क्षण लियोनेल की आंखें खुल गईं और उसका शरीर भयंकर प्रकाश से चमकने लगा। संपर्क टॉस।